हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नंबर 30 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर है, इसको फिनिश कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो किसी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। अब जब मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। ये वर्ड आपको जहाँ भी मिले, फाइनेंशियल पोजीशन, इसका मतलब है एसेट, लायबिलिटीज़ और कैपिटल। यानी किसी भी फर्म के पास कितनी एसेट है, कितनी संपत्ति है, कितनी उसकी लायबिलिटीज़ है और कितनी उसमें कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, ये इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट से मिलती है। फाइन। अब दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। एक तो ये कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, एक अकाउंट नहीं होता है। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट होने का मतलब क्या है कि ये अकाउंट नहीं है। जैसे अकाउंट में तो हम टू और बाय करके एंट्री करते हैं ना, इस तरह से हम नहीं करते। जैसे इससे पहले मैंने आपको ट्रायल बैलेंस कराया था, ट्रायल बैलेंस भी एक स्टेटमेंट है। फाइन। तो बैलेंस शीट जो है वो एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि ये पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है, पर्टिकुलर ईयर के लिए प्रिपेयर नहीं की जाती। यानी बैलेंस शीट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बताएगी कि आज की डेट पे इस फर्म के पास कितनी एसेट है, कितने लोग इससे पैसे मांगते हैं, यानी कितनी इसकी लायबिलिटी है और कितनी इसमें कैपिटल इन्वेस्टेड है। ये एक साल का या एक टाइम पीरियड का नहीं बताती है। जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने बताया था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये आपको एक पीरियड का बताता है कि इस पीरियड के दौरान आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। ठीक है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट है तो ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस बताएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो नेट प्रॉफिट, नेट लॉस बताएगा। बट बैलेंस शीट जो है वो एक पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेटमेंट बेस में कई बार क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे आपको कह देंगे कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, वो आइडेंटिफाई करो। तो उसमें मान लो वो इस तरह से दे दे कि बैलेंस शीट, आगे वाला तो सही दे दे, इज अ स्टेटमेंट विच शोज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बट यहाँ पे दे दे इन अ पर्टिकुलर ईयर, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर डेट को प्रिपेयर की जाती है। देन देखो, बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। वेरी सिंपल। जैसे हम ट्रेडिंग ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी तरह से बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में भी होती है, वर्टिकल फॉर्मेट में भी होती है। हॉरिजॉन्टल यानी टी शेप फॉर्मेट में कि एक साइड आप लायबिलिटीज़ कैपिटल दिखाओगे, एक साइड आप एसेट दिखाओगे। वर्टिकल यानी इसमें ऊपर नीचे दिखा देंगे हम। ठीक है। देन देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स। तो अगर आपको दिया हो कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, तो दोनों आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आते हैं और बैलेंस शीट भी आता है। ठीक है। अब देखो, बैलेंस शीट के अंदर जब हम एसेट और लायबिलिटीज़ लिखेंगे तो उनकी ग्रुपिंग कैसे होगी और मार्शलिंग कैसे होगी। ग्रुपिंग कैसे होगी? ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुप बनाना, यानी एक जैसी आइटम्स को एक जगह पे इकट्ठा लिखना, दैट इज ग्रुपिंग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने डेटर्स लिखा, ठीक है, तो जितने डेटर्स हमसे पैसा मांगते हैं उनका हमने किस में डाल दिया? सन्ड्री डेटर्स में डाल दिया। ठीक है। इसी तरह से मान लो डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक, इनको हम किस हेड में डाल देंगे? करंट एसेट की हेड में डाल देंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका सेंटेंस होगा शोइंग डेटर्स, बैंक बैलेंस, कैश, स्टॉक एटसेट्रा अंडर करंट एसेट्स। ठीक है। और जैसे जितने भी डेटर्स आपके हैं उनको हम डाल देंगे सन्ड्री डेटर्स के हेड में। ठीक है। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है? ग्रुपिंग का मतलब समझ गए कि एक जैसी आइटम्स हैं, जैसे करंट एसेट्स हैं ना सारी की सारी, तो उनको करंट एसेट के हेड में डाल दिया। ठीक है। मार्शलिंग का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है। यानी आप किस ऑर्डर में दिखाओगे अपनी एसेट और लायबिलिटीज़ को, किस ऑर्डर में दिखाने का मतलब है कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी चीज़ बाद में आएगी। तो बैलेंस शीट के अंदर दो ऑर्डर्स होते हैं, एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर, एक होता है लिक्विडिटी परमानेंस ऑर्डर। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। लिक्विडिटी ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ ज़्यादा लिक्विड है उसको पहले दिखाओ। ज़्यादा लिक्विड होने का मतलब है कि जो चीज़ ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगी उसको आप पहले दिखाओ। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी एक करंट एसेट होती है, एक फिक्स्ड एसेट होती है। करंट एसेट जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है ना, फिक्स्ड एसेट तो नहीं होती।
तो पहले हम क्या दिखाएंगे, करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा लिक्विड है। तो जब हम लिक्विडिटी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो हम पहले दिखाएंगे करंट एसेट, क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा लिक्विड है। इसी तरह से पहले हम दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज़, फिर हम दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। और जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी परमानेंस ऑर्डर की, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी पहले हम दिखाएंगे नॉन करंट एसेट, फिर हम दिखाएंगे करंट एसेट, और इसी तरह से पहले हम दिखाएंगे नॉन करंट लायबिलिटीज़ और फिर हम दिखाएंगे करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये है ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि लिक्विडिटी ऑर्डर और लिक्विडिटी परमानेंस ऑर्डर क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ कंटीजेंट लायबिलिटीज़। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, ऐसी लायबिलिटीज़ जो एट प्रेजेंट तो लायबिलिटीज़ नहीं हैं, बट वो लायबिलिटी बन सकती है फ्यूचर में। ये कॉन्टीजेंट है, कॉन्टीजेंट मतलब श्योर नहीं है कि ये होगी, लेकिन कोई इवेंट के होने या ना होने पे ये डिपेंड करती है। यानी अगर कोई इवेंट होती है तो फिर ये लायबिलिटी हमारी अराइज हो सकती है, बट एज सच अभी लायबिलिटी नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने बैंक के अंदर लोन लेते हो अगर आप, तो आपको एक गारंटर रखना पड़ता है, होता है ना। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपने बैंक लोन लिया और आपकी गारंटी दी मैंने, तो आप बैंक लोन आपने लिया है बट गारंटी मैंने दी है। अब मेरी जो लायबिलिटी है ये अभी अराइज नहीं हुई है, बट अगर आप कोई भी डिफ़ॉल्ट कर देते हो तो मेरी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। यानी ये जो लायबिलिटी है ये मेरी अभी नहीं है, बट इन केस अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो फिर मेरी लायबिलिटी ये बन जाएगी। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब है एक ऐसी लायबिलिटी जो अभी तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, बट अगर कोई इवेंट होती है, इवेंट क्या है यहाँ पे, अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो तो ये मेरी लायबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह से और एग्जाम्पल्स देखो आप कॉन्टीजेंट लायबिलिटी के, जैसे बिल डिस्काउंट करवाया आपने। बिल मैंने आपको समझाया था क्या होता है। जैसे एक्स ने वाई को सामान उधार बेचा, एक्स ने एक बिल लिखा, यानी पहले उसको हम ड्राफ्ट बोलेंगे, वो लिखा कि वाई मुझे इतनी इतनी तारीख को इतने पैसे दोगे, वाई ने वो साइन कर लिया एक्सेप्ट करके, ये बिल बन गया, ठीक है। अब एक्स को पैसा अभी चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि 2 महीने बाद वाई पैसा देगा। एक्स को पैसा अभी चाहिए तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, बैंक से वो बिल डिस्काउंट करा लेगा। यानी मान लो वाई ने 2 महीने बाद 1000 रुपये देने हैं, तो बैंक 980 रुपये दे देगा एक्स को, 20 रुपये बैंक अपना कमीशन रख लेगा। अब बैंक देखो वाई से लेगा ना, ठीक है। अब वाई से लेगा 2 महीने बाद पैसे, बट वाई ने नहीं दिए तो एक्स को भरपाई करनी पड़ेगी। तो जो बिल डिस्काउंट करवाए हैं उसकी लायबिलिटी भी जो है वो आपके पास रहती है। मतलब आपको अभी पैसा मिल गया, यह आपकी अभी लायबिलिटी नहीं है, बट इन केस वाई डिफ़ॉल्ट कर देता है तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। यानी कोई इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। देन इसी तरह से मान लो आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस चल रहा है। अब वो केस हो सकता है आपके फेवर में डिसाइड हो सकता है आपके अगेंस्ट में डिसाइड हो। तो ये डिपेंड करता है ना, अगर आपके अगेंस्ट में डिसाइड होगा तो ही आपकी लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटीज़ जो एट प्रेजेंट आपकी लायबिलिटीज़ नहीं है, बट वो फ्यूचर में बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कोई सिचुएशन होती है या नहीं होती है, ठीक है। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ को हम दिखाते कहाँ हैं, बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम दिखाते हैं उसको फुट नोट्स में, यानी बैलेंस शीट के नीचे हम नोट्स डालते हैं, उसमें हम दिखाते हैं। और ये किस वजह से हम दिखाते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर मैंने आपको पढ़ाई थी। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी डिस्क्लोज की जानी चाहिए। तो कोई लायबिलिटी जो एट प्रेजेंट लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में वो लायबिलिटी बनने के चांसेस हैं, तो उसको भी डिस्क्लोज किया जाना चाहिए, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हमारा टॉपिक इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।